दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द कॉल ऑफ मैन ईटर और उसकी कहानी चल रही है ए नाइट बाय द कैंप फायर। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि पहले तो केनेथ एंडरसन ने अपने कुछ पालतू जानवरों के बारे में बताया था जो कि जंगली जानवर थे, उन्होंने पालतू बना लिए थे, जिसमें भालू भी था, हाइना भी था, जैकल भी था, कुछ 4-5 जैकल के बच्चे भी थे, एक अजगर भी थी जिसका नाम था जेमिमा। उसके बाद वो वापस लेके हमको वहीं चले गए थे जहां पर वो कैंपिंग एंजॉय कर रहे थे, और वहां पर उन्होंने बताया कैसे जंगली हाथी, जो कि पूरा का पूरा झुंड था, हर्ड, पेड़ की डालियां तोड़ रहा था। बच्चों की भी आवाज आ रही थी, लेकिन एंडरसन ने कहा इससे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बच्चों वाला ग्रुप है, हर्ड है। अगर इनके पास नहीं जाया जाएगा, इनको डर का एहसास नहीं कराया जाएगा, तो हमें कोई खतरा नहीं है। अगर इसकी जगह सिंगल मेल टस्कर होता तो अगर हम उसके पास नहीं जाते तो भी वो हमारे पास आ सकता था, हमें नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन हमारे केस में हमने जला रखी है कैंप फायर, तो अगर टस्कर भी होता तो भी नहीं आता। इसके अलावा बार्किंग डियर की कॉल होने लगी और बाद में मालूम चला कि छोटे महाराज जी यानी कि पैंथर राउंड पे निकले हैं। फिर जुगनुओं की जगमगाहट का भी वर्णन उन्होंने किया था। इसके आगे की कहानी आप सुनते हैं। अब एंडरसन बोलते हैं कि उसके बाद कुछ घंटों तक कोई भी आवाज नहीं सुनाई दी। हालांकि ये बॉन फायर यानी कि कैंप फायर में और लकड़ी डाल रहे थे, आग तेज हो रही थी, उसके बावजूद ठंड लग रही थी। ठंड लगने का कारण था कि ठंडी हवा चल रही थी और ओस भी गिर रही थी। अब इन्होंने अपनी घड़ी देखी, टाइम था आधी रात। अब एंडरसन बोलते हैं कि क्या आप जंगल से जुड़े हुए कुछ अंधविश्वासों के बारे में जानना चाहेंगे? जंगल के आसपास के निवासी या जंगल जाने वाले लोगों का विश्वास है कि यहां पर आत्माएं रहती हैं, और ज्यादातर का विश्वास है कि ये बुरी आत्माएं हैं यानी ईविल है। और लोगों का मानना है कि उनके आत्मीय जन, उनके परिवार जन या उनके मित्रगण जो कि उनके साथ बहुत ही प्यार से रहते थे, जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी आत्मा बुरी आत्मा बन जाती है और वो किसी भी तरह से उनको नुकसान पहुंचा सकती है। और उसके लिए बहुत सारे जतन लोग करते हैं। कई बार अधजली लाशों को छोड़ दिया जाता है और भी कई उपाय किए जाते हैं। लेकिन लोग एंडरसन को बोलते थे कि आप चिंता मत करो, आप बुरी आत्माओं से मुक्त हो क्योंकि आप विदेशी हो। यहां तक कि बुरी आत्माएं भी विदेशियों को पसंद नहीं करती। और उन लोगों का मानना था क्योंकि एंडरसन की चमड़ी गोरी है इसलिए उन्हें कोई खतरा नहीं, और वो खुद जो कि जंगल के निवासी हैं, हेल्पलेस है। वो भले ही एंडरसन के बगल में बैठे हो, अगर वो बुरी आत्मा आ गई तो उस व्यक्ति का अंत निश्चित है, एंडरसन को कुछ नहीं होगा। और इस केस में वो बुरी आत्मा पीछे से हमला करती है, सिर पर वार करती है, आदमी मुंह के बल गिर जाता है और वो खून की उल्टी करता है। अगले दिन सुबह तक वो मर जाता है। और उनका यह भी कहना है कि अगर आप उस मृत व्यक्ति की लाश को देखोगे, उसकी पीठ को देखोगे, भले ही उसकी स्किन काली है, लेकिन आपको 5 उंगलियों के निशान दिख जाएंगे जो उस बुरी आत्मा ने उसे मारे थे। अब बारी है उस मरे हुए व्यक्ति की आत्मा की, जो कि बाहर निकलेगी और उस बुरी आत्मा से अपने बुरे अंत के लिए बदला लेगी, क्योंकि अब वो खुद बन चुकी है ईविल स्पिरिट। यहां तक कि ये तो जंगल की बात है, जो आसपास के छोटे टाउन हैं, शहर हैं, वहां भी आपको सुनने को मिल जाएगा कि एक आदमी फैक्ट्री से लौट रहा था अपनी नाइट शिफ्ट करके, बुरी आत्मा ने उस पर पीछे से हमला किया, मुंह के बल गिरा, खून की उल्टी की और मर गया। ऐसे ही केस लेट नाइट शो जो कि सिनेमा से लौट रहे थे उनके साथ भी होते हैं। उनका यह कहना था कई केस में ऐसा हुआ कि विक्टिम घर तक आ गया, घर में रिश्तेदारों और परिवारजनों को बताया कि किसी ने पीछे से बहुत जोर से हाथ मारा और वो गिर गया। घर आके ये कहानी बताने के बाद
अगले दिन सुबह वो व्यक्ति मर गए। अब एंडरसन बोलते हैं कि मैंने छानबीन करने की कोशिश की, लेकिन मुझे उसमें कोई सफलता नहीं मिली और बाद में मैंने पाया कि यह सारी कहानियां निम्न आय वर्ग के लोगों की है। मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास में ऐसी एक भी कहानी नहीं थी। यह भी मान्यता है कि अगर किसी ने सुअर का मांस खाया है और वो घर के बाहर जाता है और उसके पैर नंगे होते हैं तो पूरी पूरी संभावना है कि बुरी आत्मा उस पर वार करेगी, क्योंकि बुरी आत्मा को नहीं पसंद सुअर के मांस का स्वाद। अब केनेथ एंडरसन बोलते हैं कि ये जो सुअर के मांस वाली बात है ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरे विश्व में है। एंडरसन बताते हैं कि जब वो बच्चे थे तो उन्होंने एक सुअर के मांस का टुकड़ा लिया, अपने पिताजी को बोला कि वो जा रहे हैं पिक्चर देखने। चले गए कब्रिस्तान, अपने जूते उतारे, गेट को फांदा और कब्र के बीच से निकलने लगे। अंदर से बहुत डर लग रहा था। अब एंडरसन बोलते हैं कि उस वक्त मैं उतना डरा हुआ था जितना मैं कभी नहीं डरा था, और मुझे हर वक्त लग रहा था कि अचानक से बुरी आत्मा का हाथ आएगा, मेरी पीठ पे वार करेगा और मैं गिरूंगा मुंह के बल पर। लेकिन कोई बुरी आत्मा नहीं आई, और जब तक मैं कब्रिस्तान के बाहर आया, मैंने जूते पहने, घर आया, लेकिन मुझे बुखार आ गया, और यह था भय का भूत, यानी डर का बुखार। अब एंडरसन बोलते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में जिन आत्माओं को या बुरी आत्माओं को एलिमेंटल बोलते हैं, उसे साउथ इंडिया में मिन्नीस्पुरम बोलते हैं। अब जो मिन्नीस्पुरम होते हैं, इसके अंदर भी मेल और फीमेल जेंडर होते हैं। मेल हार्मलेस होता है, कद में छोटा होता है, लेकिन जो फीमेल होती है वो 10 फीट तक बड़ी होती है, बड़ी ही खतरनाक होती है। कई बार एक काले साए के रूप में नजर आती है, जिसका ना सिर होता है, ना हाथ, ना पैर, और कई बार वो काला साया बन जाता है, सफेद साया। कई बार वो फीमेल साड़ी में लिपटी होती है, फूलों का श्रृंगार किया हुआ होता है, और ये रहती हैं कुओं में, नदियों में, तालाबों के किनारे। युवा वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं और बाद में धक्का दे देती हैं उसी पानी में। और ये जो फीमेल मिनीस्पुरम होती हैं, ये पुरुषों को ही अपना शिकार बनाती हैं। अब एंडरसन का जो दोस्त था बायरा, जो कि पुजारी था, उसने एक बार बताया था कि एक बार उसका सामना हुआ था फीमेल मिनीस्पुरम से, जब वो सालेम डिस्ट्रिक्ट में सांबर डियर का शिकार कर रहा था। बायरा की आदत थी कि वह एक गड्ढा बनाता था, उस गड्ढे में पानी भर जाता था और डियर फ्रेश पानी पीने आता था। पास की ही झाड़ी में बायरा बैठा होता था। अब एक दिन गड्ढा खोदा, उसमें पानी भर गया। वो पानी बायरा ने पास की मिट्टी, सूखी मिट्टी पे छिड़क दिया, ताकि मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू बाहर जाए और डियर, जिसके की सूंघने की ताकत बहुत ही स्ट्रांग होती है, पानी को सूंघे और यहां आ जाए। पास की झाड़ी में बैठा था बायरा अपनी भरमार बंदूक लेकर। अचानक से आधी रात को बायरा को हल्की हल्की घंटियों या घुंघरुओं की आवाज सुनाई देने लगी, और वो आ रही थी चिनार नदी की तरफ से, जिसने एक बेंड लिया हुआ था। बायरा ने सोचा, इतनी रात को ये आवाज किसकी है, क्यों है? अब अचानक से मॉइस्चर की एक आकृति बनी सफेद रंग की, और घुंघरुओं या घंटियों की आवाज और तेज हो गई। बायरा समझ गया कि यह फीमेल मिन्नीस्पुरम है। उसके मन में थॉट आया कि मैं भाग जाता हूं, लेकिन उसने सोचा अगर वो भागेगा तो यह आत्मा उसे देख लेगी, तो उसने डिसाइड किया छुप कर ही रहता हूं। अब वो आकृति करीब करीब बायरा के सामने की तरफ आ गई, और वो जो घंटियों और घुंघरुओं की आवाज थी वो जंजीरों की आवाज में बदल गई। अब उसको जाते देख बायरा ने अपने आप को बधाई दी कि वाह बायरा भाई, क्या दिमाग लगाया, तुम छुपे थे और इसने तुम्हें देखा नहीं। तभी जोर का अट्टहास यानी ठहाका मार के वो फीमेल आकृति हंसी। अब उस ठहाके को सुना और बायरा बेहोश हो गया। जब आंख खुली, देखा वो आत्मा वहां नहीं थी, एक हाइना खड़ा हुआ था, और जब बायरा को उठते देखा तो हाइना भी भाग खड़ा हुआ। अब बायरा ने सुन रखा था कि ये जो आत्माएं होती है किसी भी जानवर का रूप धारण कर लेती हैं। बायरा को लगा हो न हो
ये हाइना भी आत्मा ही है। डर के मारे वहीं बैठा रहा जब तक उजाला नहीं हो गया, और उसके बाद कभी भी बायरा रात के अंधेरे में उस इलाके में नहीं गया। अब काले जादू पर विश्वास करना पूरे साउथ इंडिया में, और या फिर यह कहें कि पूरे विश्व में प्रचलित है। यहां तक कि हैदराबाद स्टेट में कुछ ज्यादा ही प्रचलित है। और ये जो काला जादू होता है, ये चुड़ैल के द्वारा नहीं किया जाता, जिंदा आदमियों के द्वारा या औरतों के द्वारा किया जाता है। अब ये माना जाता है कि कोई एक इंसान किसी दूसरे पर काला जादू कर देता है। अब वो कितना खर्चा करने के बाद काला जादू हटेगा, ये डिपेंड करता है कि कितना बड़ा काला जादू किया गया है। अब इस काले जादू की निशानी होती है कि किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी की नौकरी चली गई, और कहीं मियाँ बीवी में झगड़ा होता है। अब इसकी कई बार निशानी होती है कि उस इंसान को फील होता है कि उसकी छत पर कोई पत्थर फेंक रहा है। कई बार वो खाना खाने को होता है और उसके खाने में रेत मिला दी जाती है। कभी कभी फर्नीचर यहां से वहां डोलने लगता है, और कई बार वो सोते सोते बेड से नीचे गिर जाता है। और कई बार बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि इंसान की जान चली जाती है। इन बीमारियों में, इस काले जादू में डॉक्टर कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि जब डॉक्टर के पास मरीज जाता है तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। एंडरसन बोलते हैं इस तरह के कई किस्से हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा 2 किस्सों के बारे में। 1936 की बात है। एक व्यक्ति था, उसका नाम था ऑस्कर ब्राउन। उसे प्यार से बोलते थे ऑसी। वो चिंता मुक्त इंसान था, यानी कि मस्त इंसान था, जिंदगी को पूरी तरह से जीता था। अब एंडरसन और ऑसी अच्छे दोस्त बन चुके थे। एक दिन ऑसी ने एक स्टोरी सुनाई और ये बताया कि ऑसी कुछ साल पहले नौकरी करते थे कालीकट में। अब जितने भी एम्प्लॉयज थे उनको सैलरी मिलती थी महीने की पहली तारीख को, और बहुत सारे लोग जिनको पैसों की जरूरत होती थी वो ऑफिस के बाहर मांगने आ जाते थे। अब एक व्यक्ति था, वो भगवा कपड़े पहनता था, यानी कि साधु के वेश में था। हर महीने की पहली तारीख को आता था और वो मांगता था, हक के साथ मांगता था पैसे, जैसे कि उसका अधिकार है वो पैसे लेना। अब औसी को इस बात से गुस्सा आ जाता था कि एक तो पैसे मांग रहा है, वो भी अधिकार के साथ। एक दिन औसी ने उसे डांट दिया कि भागो यहां से, नहीं तो पुलिस बुला दूंगा। वो आदमी बोला, तुमने मुझे डांटा, मुझे भगाया, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारे अंदर एक व्यक्ति घुसा रहेगा और तब तक तुम्हारे साथ रहेगा जब तक तुम्हारी मृत्यु ना हो जाए। औसी ने यह बात सुनी, घर आए और बात को भूल गए। रात को औसी की नींद खुली। मच्छरदानी जिसके अंदर औसी लेटे थे, उसके बाहर से उन्होंने देखा एक काला साया खड़ा है उनके पलंग के पास में। अब औसी को लगा कोई चोर आ गया है, तो वो जल्दी जल्दी मच्छरदानी हटाने लगे कि बाहर निकले और उससे मुकाबला करें। तभी वो व्यक्ति अंदर आ गया, बिल्कुल उनके अंदर समा गया, और ऐसा लगा जैसे उनके अंदर घुस गया हो। और ये बात औसी ने खुद बताई। अब औसी ने एंडरसन से कहा, एंडी तुम मानो या ना मानो, वो आदमी मेरे साथ ही रहता है, मेरे अंदर ही रहता है, और कई बार मेरी हरकतों से उसकी हरकतें बढ़ जाती हैं और मैं इसको बाहर निकाल नहीं सकता। और जब उसकी हरकतें बढ़ जाती हैं तो मेरी आवाज भी बदल जाती है। मुझे खुद नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूं और मैं कौन हूं। मेरे दोस्त ही मुझे बताते हैं कि तुम्हारी आवाज भी बदल गई थी। और जब मुझे अपना कंट्रोल रीगेन होता है तब मुझे कुछ भी याद नहीं रहता कि इसके पहले क्या हुआ था। अब एंडरसन को लगा कि इनका जो नया दोस्त है ऑसी, ये दिमाग से थोड़ा चला हुआ है, और इस बात को एंडरसन भूल गए। अब एक बार जंगल ट्रिप के लिए एंडरसन ने ऑसी को इनवाइट किया और ये लोग गए साथ में कैंपिंग के लिए। और किस्मत की बात थी या चांस की बात थी कि ये वहीं पर कैंपिंग कर रहे थे जिसे एंडरसन बोलते हैं सीक्रेट रिवर। इस जगह से करीब 20 मील की दूरी पर ये लोग बैठे थे, जहां ये नदी कावेरी नदी को ज्वाइन करती है, और बैठ के खाना खा रहे थे। पास में कैंप फायर जल रही थी और इनकी राइफल
.405 एक मेहंदी के पेड़ से टिकाकर खड़ी थी थोड़ी ही दूरी पर। अब एंडरसन को याद नहीं कि इन दोनों में से किसने क्या बोला था आखिरी बार, क्योंकि ये प्रकृति का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक से एक भारी आवाज आई कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो और मैं कहाँ हूं। अब इन्होंने मुड़ के औसी की तरफ देखा तो वो बड़े ही अजीब तरीके से देख रहा था, अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। इन्होंने कहा, औसी तुम्हें क्या हुआ? तो वो फिर भारी आवाज में बोला, मेरा नाम औसी नहीं है, मुझे औसी मत पुकारो और ये बताओ मैं कहाँ हूं और तुम कौन हो। अब इन्होंने कहा, औसी तुम्हें याद नहीं, हम लोग शूटिंग के लिए आए हैं। तो बोला, झूठ मत बोलो, शूटिंग के लिए आए हैं। अगर शूटिंग के लिए आए हैं तो बंदूक कहाँ है? अब एंडरसन समझ गए थे कि अगर इन्होंने बता दिया कि बंदूक कहाँ है तो जिस तरीके से औसी बिहेव कर रहा है मुझे उसी वक्त गोली मार देगा। और किस्मत की बात थी कि औसी ने बंदूक को नहीं देखा था, क्योंकि बंदूक उसके पीछे थी। एंडरसन ने कहा कि बंदूक मेरे पीछे है, यानी कि गलत डायरेक्शन बता दिया औसी को। अब औसी तेजी के साथ उठा और उस तरफ बंदूक को ढूंढने गया और इधर एंडरसन बिजली की तेजी के साथ कूदे और पहुंच गए बंदूक के पास जो रखी थी मेहंदी के पेड़ के पास। अचानक से उन्होंने बंदूक उठाई और देखा औसी बहुत ही गुस्से से देख रहा है एंडरसन को। अब एंडरसन ने अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोला कि ये मुझे मिल गई बंदूक, ये यहां थी, वहां नहीं थी। तो औसी बोला, लाओ मुझे दिखाओ। तो एंडरसन ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि आसपास बहुत सारे हाथी है, टाइगर है, तो ये राइफल हमेशा मेरे पास होनी चाहिए। अब औसी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो चला गया नदी की तरफ और वहां से रेत को अपने पैरों से उछालने लगा कैंप फायर पर, ताकि जलते हुए अंगारे रेत की वजह से बुझ जाएं। अब एंडरसन चिल्लाए कि ऐसा मत करो औसी, हमें उस आग की जरूरत है, नहीं तो हाथी आ जाएंगे। वो आदमी चिल्लाया कि मेरा नाम औसी नहीं है। अब अचानक से वो औसी तेजी से एंडरसन की तरफ बढ़ा। एंडरसन ने कुछ कदम अपने आप को पीछे खींचा और जोर से बोला, वहीं रुक जाओ औसी, लेकिन वो नहीं रुका। अब एंडरसन को लग रहा था कि बंदूक इसके हाथ में देना ठीक नहीं है और क्या किया जाए। उन्हें एक आइडिया सूझा। उन्होंने उसके सिर के ऊपर से गोली दाग दी। जैसे ही गोली चलाई वो वहीं पर खड़ा हो गया। अब उस आदमी ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। उसके बाद फिर वो बोला, लेकिन अब जो वो बोला वो आवाज औसी की ही थी, वो औसी जिसे एंडरसन जानते थे। और उसने कहा, एंडी तुम्हें क्या हुआ, तुम डरे हुए लग रहे हो। और एंडरसन इतने डरे हुए थे कि कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं थे। अब एंडरसन ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो औसी अपने आप ही बोला, ओह मैं समझ गया, लगता वो मेरा अटैक मुझ पे आ गया था और उस व्यक्ति ने मेरे ऊपर कंट्रोल कर लिया था। तो अब तुम समझ गए कि जो मैं तुम्हें बोलता हूं वो गलत नहीं बोलता हूं। अब एंडरसन ने कहा कि या तो तुम मुझे गोली मारने वाले थे और या फिर मैं तुम्हें गोली मारने वाला था। अब चाहे हाथी मिले चाहे कुछ मिले, मैं तुम्हारे साथ अकेले नहीं रुकूंगा, चाहे मेरा पैर किसी सांप पर ही क्यों ना पड़ जाए, लेकिन हम पहुंचेंगे एनचेट्टी अभी और इसी वक्त। अब इस घटना को एंडरसन ने अपने डॉक्टर दोस्तों से डिस्कस किया और उन्होंने बताया कि ये जो सिम्टम्स हैं ये हिस्टीरिया के सिम्टम्स हैं। अब कुछ उन लोगों से डिस्कस किया जो लोग भूत प्रेत बाधा में यकीन करते थे और उन्होंने कहा ये क्लियर केस है कि इसके अंदर भूत का साया है। अब एंडरसन बोलते हैं, किसकी बात पर यकीन करूं मुझे समझ नहीं आता। लेकिन इस कहानी का अगला भाग यह है कि मुझे कुछ दिन बाद मालूम चला कि औसी बैंगलोर छोड़ के चला गया और 2 साल बाद मालूम चला कि कलकत्ता में एक बालकनी से कूदकर औसी ने आत्महत्या कर ली। अब दूसरी घटना है कि इनका एक फ्रेंड एक ऑयल कंपनी में काम करता था शिमोगा में, उसका प्रमोशन हो गया था। अब उस व्यक्ति के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थी। जब से उसका प्रमोशन हुआ था उसके घर की छत पर अचानक से पत्थर बरसने लगते थे। उसके खाने में पता नहीं कहां से आके रेत मिल जाती थी। फर्नीचर उड़ने लगता था, बर्तन गिरने लगते थे। उसका छोटा बच्चा कोई उठा के फेंक देता था, लेकिन फिर भी उस बच्चे को चोट नहीं लगती थी। अब उस आदमी को कुछ समझ नहीं आया
तो उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उसे लग रहा था जब से प्रमोशन हुआ है तब से ही ये सब चल रहा है। और जैसे ही उसने प्रमोटेड पोस्ट से इस्तीफा दिया, सारी घटनाएं बंद हो गई। अब एक विश्वास है हायर क्लास जो इंडियंस की है और जो एंग्लो इंडियंस है दोनों के बीच में, कि एक औरत एक पुरुष को अपने प्यार के जाल में इतनी बुरी तरह से फांस सकती है कि उसे मालूम ही ना चले कि वो उससे क्या करवा रही है और वो व्यक्ति क्या कर रहा है। एक पादरी के साथ ऐसा ही हुआ। एक औरत ने उसको अपने प्यार के जाल में ऐसा फांसा कि उसने अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया, और इस चीज को बोला जाता है पिलिंग। अब उस औरत से जब पूछा गया कि उसने वो वशीकरण कैसे किया तो उसने इनकार कर दिया, लेकिन जब एक मित्र ने उससे उगलवाया तो उसने बताया कि उसने खाने में कुछ चीजें मिलाई थी और ये उसी का प्रभाव है। अब एक जो पुरुष महिला को वशीकरण करने के लिए इस्तेमाल करता है वो रेसिपी है ओडुम्बू के पूंछ का तेल। इनके दोस्त बायरा ने ओडुम्बू की पूंछ के बारे में इनको बताया था। और दूसरी वो जड़ जो कुलू के वाटर प्लांट से आती है और जिसको कि कोयथा रेड्डी, जो कि मैन ईटर की स्टोरी में आया था, जो कि जड़ उखाड़ रहा था और जिस पर टाइगर ने हमला कर दिया था। अब एंडरसन बोलते हैं कि एक बार मैं और मेरा बेटा डोनाल्ड सेगूर से चले, जो कि नीलगिरी घाट के नीचे था। हमें जाना था 14 किलोमीटर ऊपर ऊटी, जिसको कि बोलते हैं ऊटक मंड। रात को 11 बजे ये लोग चले थे और इनका टारगेट था कि सुबह सुबह पहुंच जाएंगे ऊटी। जब ये आधे रास्ते पर पहुंचे थे तो एक जगह थी कालाहट्टी, वहां पर बारिश होने लगी और ये ट्रैवलर्स बंगलो में रुक गए। अब ये जो ट्रैवलर्स बंगलो था इसे बोला जाता था भूतहा बंगला। ये मान्यता थी कि यहाँ बुरी आत्मा का साया है। अब कहानी ये थी कि एक यूरोपियन शिकारी क्रिसमस के पहले यहाँ पर कैंपिंग करने के लिए आया था। सुबह के 2:30 बजे थे और उसे ऐसा लगा कि वरांडे में एक स्लॉथ बेयर खड़ा हुआ है। अब उसने निशाना लगाया, हालांकि उसने दारू पी रखी थी, और चला दी गोली। उसे चीख की आवाज सुनाई दी और उसने 4 राउंड और फायर कर दिए। अब कोई चीखने की आवाज नहीं आ रही थी, क्योंकि जिसे गोली लगी थी वो मर चुका था। लेकिन अफसोस वो स्लॉथ बेयर नहीं था, वो उस बंगले का चौकीदार था जिसे गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था बंगले की देखरेख के लिए। अब लोगों का मानना है कि वो बंगले के चौकीदार की आत्मा कभी कभी यहां पर आती है। अब एंडरसन को याद है कि जब डोनाल्ड और एंडरसन शेल्टर लेने के लिए बंगले में आए तो पूरी तरह से भीगे हुए थे और इनको बहुत भूख लगी थी। और उस वक्त ये हॉन्टेड चीजें इनके दिमाग में नहीं आ रही थी। इनके दिमाग में केवल एक ही बात थी कि किसी तरह से नए चौकीदार को ढूंढा जाए जिसने पुराने की जगह ली है, और उससे कुछ चाय और खाने का सामान लिया जाए। अभी चिल्लाए चौकीदार चौकीदार, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। तो डॉन यानी कि डोनाल्ड एक तरफ देखने गए, एंडरसन दूसरी तरफ। अब जब बंगले के दोनों तरफ से गए तो बंगले के पीछे डोनाल्ड और एंडरसन की मुलाकात हुई। इन्हें चौकीदार नहीं मिला था। उसके बाद ये वापस वरांडा में आ गए ताकि जो बारिश है उससे बचाव हो जाए। वरांडा में देखा तो एक काले रंग का साया खड़े होकर इनका इंतजार कर रहा था। दोनों ने पूरे होशो हवास में देखा। सुबह के 2:30 बजे थे और उसके बाद वो साया गायब हो गया। अब एंडरसन बोलते हैं कि आपको बहुत सारी भूतिया और बहुत सारी जंगल की कहानी सुना दी। अब लगता है आपको नींद आ रही है। रात के 1 बज रहे हैं, तो अब चलिए जितनी बची हुई लकड़ी है मैं आग में डाल देता हूं और सो जाते हैं। अब रात को कोई जानवर नहीं आएगा क्योंकि आग बुझ जाएगी, लेकिन ये अंगारे सुलगते रहेंगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, रात को बहुत ठंड होने वाली है और इस बात के लिए आप तैयार रहिएगा। अब एंडरसन बोलते हैं कि रात को मेरी नींद कई बार खुली और एक बार मैंने सुनी एक डियर की मरती हुई चोकिंग साउंड, यानी कि कोई कार्निवोरस जानवर सक्सेसफुल हो गया था। तो दोस्तों, इसके साथ एंड हुई ये स्टोरी। अगली कहानी होगी द ब्लैक रोग ऑफ मोयार वैली। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।